हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। इस लेक्चर में केवल उतनी ही थ्योरी दी हुई है जो एनडीए के एग्जाम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। ये एकदम बेसिक लेक्चर नहीं है। ये लेक्चर अज्यूम कर रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है, और नहीं पढ़ी है तो आप उसको एक बार एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लें। ये रिवीजन मटेरियल है, ये ओरिजिनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर नहीं है। तो ये बात को दिमाग में रखिएगा। हम मान के चल रहे हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी एक बार पढ़ी हुई है, और यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी को केवल रिवाइज कर रहे हैं एनडीए एग्जाम के लिए। तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को रिवाइज कर लें। सबसे पहले तो फर्स्ट हमारा जो टर्म आता है प्रोबेबिलिटी में, वो टर्म आता है एक्सपेरिमेंट। कि व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? तो एक्सपेरिमेंट हमारा, तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट इज एन एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम। तो जैसे टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन, तो इसमें वेल डिफाइंड आउटकम क्या है हमारे, की हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये हमारी एक एक्सपेरिमेंट हो गया। तो एक्सपेरिमेंट इसमें है टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन या थ्रोइंग ऑफ ए डाइस। अगर हम कोई डाइस थ्रो करें तो उसमें हमारा वेल डिफाइंड आउटकम्स क्या क्या है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। अगर हमारा नेक्स्ट इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम, एक एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम कहेंगे अगर हम उसके आउटकम को पहले से प्रेडिक्ट ना कर पाए। जैसे अगर कोई डाइस को टॉस करें तो कैन वी से कि इस बार 3 आएगा या 5 आएगा या 4 आएगा? नॉट अनलेस कि हमें कोई जादू आता है या हमारी डाइस जो है वो खराब है। तो नॉर्मल कोर्स में हमारे लिए ये प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है कि क्या आउटकम आएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की दो कंडीशन है। एक तो आउटकम हम पहले से प्रेडिक्ट ना कर पाए, और दूसरी उसकी कंडीशन है कि आउटकम्स जो है एक से ज्यादा होने चाहिए। तो टॉसिंग ऑफ ए डाइस में हमारा, हम थ्रोइंग ऑफ ए डाइस में हमारे क्या आउटकम्स है? 1 2 3 4 5 6 विच आर मोर देन 1। तो ये हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज कि आउटकम हमारे एक से ज्यादा है, और उन एक से ज्यादा आउटकम में कौन सा आउटकम आएगा ये हम बिफोर हैंड प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा थर्ड टर्म है सैंपल स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लीजिए कि अगर जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारा सैंपल स्पेस हो गया। तो थ्रोइंग ऑफ ए डाइस में हमारा जो है सैंपल स्पेस क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही तो हमारे आउटकम्स आ सकते हैं। तो इन सारे आउटकम्स को जब हम एक सेट नोटेशन में लिख देते हैं तो ये हमारा सैंपल। अब अगर हम एक डाइस को थ्रो करें तो हमारे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6। तो ये जो नंबर्स का सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इस वाले एक्सपेरिमेंट का हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब अगर हम एक इवेंट ये लें कि अगर उसमें जो नंबर आ रहा है वो 3 से बड़ा है, तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारी? 4, 5, 6। तो ये हमारा एक इवेंट हो गया 4, 5, 6। तो जो इवेंट है दे आर नथिंग बट सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो ये हमारी डेफिनेशंस जो है बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस हैं, और इनको समझना जरूरी है, तभी हम आगे की प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो सैंपल स्पेस, दैट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड इवेंट एज विच इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जिसमें हम कुछ इवेंट्स, कुछ आउटकम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं ऑन बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, एंड वो हमारा इवेंट बन जाता है सबसेट। नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स। तो इवेंट्स हमारे क्या हैं? इवेंट्स हमारे सबसेट्स हैं सैंपल स्पेस के। तो सबसेट है, तो एक तो हमारा सबसेट हमें पता ही है कि जो है एम्प्टी सबसेट होता है, और एक द होल सेट इटसेल्फ। तो दो हमारे इवेंट हो गए।
तो इन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? इन इवेंट्स को, एक तो हो गया नल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, जिसमें जिसमें कोई भी एस का एलिमेंट नहीं है, तो उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये हमारा फाई हो गया। और एक हमारा श्योर इवेंट की वो होगा ही होगा, क्योंकि भाई फाई भी होता है एक सबसेट, और द सेट इटसेल्फ इज आल्सो द सबसेट ऑफ द सेट। तो ये वाले दो हमारे एक स्पेशल इवेंट हो गए। अब अगर हम इसको इस तरह से कि हम एक डाई को टॉस करें, तो हमारे क्या क्या सैंपल स्पेस क्या है? 1,2,3,4,5,6। अब अगर हम इवेंट को ऐसे डिफाइन करें कि जो हमारा आउटकम है वो बोथ एंड ऑड एंड इवन है, तो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं 1 to 6 के बीच में, या कोई भी ऐसा वैसे नंबर नहीं है जो ऑड भी हो हमारा और इवन भी हो, तो ऐसा तो कोई आउटकम पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला जो इवेंट है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि डाई को टॉस करेंगे तो आइदर वी विल गेट एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। इसलिए नल इवेंट हमारा इसमें क्या हो गया कि वेदर, मतलब देयर कैन बी मैनी अदर्स, कि भाई एक हमारा नल इवेंट ये भी हो सकता है कि हमारा नंबर 6 से ज्यादा आए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो नल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट है जिसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। श्योर इवेंट हमारा क्या है कि हमारा या तो ऑड नंबर आए या इवन आए, तो हमारा इन दोनों में से एक आएगा, तो ये हमारा श्योर इवेंट हो गया। तो इस वाले श्योर इवेंट में क्या क्या एलिमेंट होंगे अगर एक डाई को टॉस करेंगे कि आइदर ऑड आए या इवन आए, तो वो होंगे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, विच इज नथिंग बट द सैंपल स्पेस इटसेल्फ। तो जब हम सैंपल स्पेस को ही कवर करते हैं एज एन इवेंट, तो हमारा इवेंट कहलाता है श्योर इवेंट, क्योंकि one of these things are bound to happen, one of these outcomes are bound to happen। तो ये हमारा श्योर इवेंट हो गया। अब हमारा सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट, ये क्या है कि अगर हमारा जो इवेंट का सबसेट है वो सिंगलटन सेट है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है, तो हम उस इवेंट को सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट में हमारे सैंपल पॉइंट्स कितने होने चाहिए? दे शुड बी ओनली वन सैंपल पॉइंट। अगर ऐसा है तो हम उसे सैंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। ये डेफिनेशंस जो है इसमें हम इतना टाइम इसलिए दे रहे हैं कि एनडीए में कई बार डायरेक्ट डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। मिक्स्ड इवेंट और कंपोजिट इवेंट और कंपाउंड इवेंट, भाई अगर एटलीस्ट 2 सैंपल पॉइंट्स है, मतलब इवेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट्री इवेंट विल बी कंपाउंड इवेंट, या मिक्स सिंपल इवेंट नहीं है, तो मतलब जिसमें एक से ज्यादा हमारे सैंपल पॉइंट्स हैं। अगर कोई सबसेट हमने इवेंट का ऐसा क्रिएट किया कि जिसमें एक से ज्यादा हमारे सैंपल पॉइंट है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मिक्स्ड इवेंट और कंपोजिट इवेंट और ए कंपाउंड इवेंट। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है? आउटकम्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली अगर सारे आउटकम की प्रोबेबिलिटी और सारे आउटकम के आने का चांस हमारा सेम है। अगर कोई हम ये, जैसे अगर हम कोई डाई को टॉस करें तो 1 आने का भी चांस सेम है, 2 आने का भी चांस सेम है, तो हर आउटकम का आने का चांस इक्वल है। तो क्योंकि कोई डाई हमारी बायस नहीं है, तो ये हमारे इक्वली लाइकली इवेंट हो गए। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिवली क्या है कि भाई दो इवेंट जो कि एक साथ ऑकर नहीं हो सकते हैं। तो एक हमारा इवेंट है कि अगर हम एक डाई को टॉस करें और ये कहें कि भाई ऑड नंबर आएगा, और एक इवेंट हमारा है कि इवन नंबर आएगा, तो ऑड और इवन तो हमने डिस्कस किया कि साथ साथ आ ही नहीं सकते। तो ये दोनों इवेंट हमारे कि ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली के एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए। अगर हम देखें तो ऑड नंबर वाला हमारा, अगर सैंपल स्पेस हमारे डाई को अगर हम टॉस करें तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर हम इसमें एक इवेंट ये करें कि हमारा इवन नंबर आएगा, तो उसके कौन से एलिमेंट हो गए? 2, 4, 6। और ऑड नंबर आएगा वो हमारा
जो है क्या इवेंट हो गया 1, 3, 5। तो वी विल से दैट दिस इवेंट दैट इज एक इवन नंबर आता है और ओ जिसमें कि हम ले रहे हैं कि डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा ऑड नंबर आएगा अगर हम एक डाई को टॉस करें, तो ये हमारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होंगे जब ई और ओ में कोई भी हमारा एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर ये हमारी कंडीशन है कि भाई ई और ओ में हमारा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब ये हमारा एक नल सेट है क्योंकि ये दोनों सेट हैं। तो अगर इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि ये दोनों इवेंट हमारे साथ साथ नहीं ऑकर हो सकते, या तो इवन वाला इवेंट ऑकर होगा या हमारा ऑड वाला इवेंट ऑकर होगा। अब इसमें हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आती है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो अगर हमारे इवेंट्स हैं से E1, E2, E3 अप टू E9, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो कोई भी दो पेयर्स अगर हम लेके उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा कौन सा सेट आएगा, हमारा एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है। तो इसलिए अगर दो इवेंट्स को EI और EJ कोई भी इनमें से दो सेलेक्ट कर लें और उनका इंटरसेक्शन जो है वो हमारा नल सेट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। और एग्जॉस्टिव का क्या मतलब है, जैसे नाम ही खुद सजेस्ट कर रहा है, एग्जॉस्टिव का मतलब है कि वन ऑफ दीज इवेंट्स शुड ऑकर। तो E1, E2, E3, En इन सब का यूनियन हम करेंगे तो हमारा S होगा। तो ये वाले अगर एग्जाम्पल में हम देखें ऑड और इवन वाले में, तो इन दोनों की यूनियन हमारी क्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 विच इज नथिंग बट द सेट S जो कि हमारा सैंपल स्पेस है। तो E एंड O, और इसमें कोई हमारा एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये वाले दोनों जो एलिमेंट हैं वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज दे कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, और इन दोनों में कोई हमारा एलिमेंट कॉमन नहीं है और इनका इंटरसेक्शन 5 है। एंड एग्जॉस्टिव मतलब इनमें से ही कोई नंबर आ सकता है, भाई अगर आएगा कोई नंबर तो आइदर ऑड आएगा या इवन आएगा। तो ये दोनों एग्जॉस्टिव हैं, तो इन दोनों की यूनियन जो है हमारा सैंपल स्पेस जब होता है तो वो हमारे केस में ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कहलाते हैं। तो एक तो चीज है कि हम कॉन्सेप्ट को इंट्यूटिवली समझ लें कि भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दे कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, एंड एग्जॉस्टिव है तो मतलब इन्हीं में से कोई होगा, और एक उसको मैथमेटिकल नोटेशन से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी समझना हमारा लिए बहुत जरूरी है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट हमारा क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय ई डैश और ई सी। अगर हमारा कोई इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ई डैश और ई सी। तो इट इज ऑल द पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस विच आर नॉट इन द इवेंट आई। तो इसका ई हमारा अगर हमारा इवेंट ई ये है तो ई डैश हमारा क्या होगा कि सैंपल स्पेस के वो वाले पॉइंट्स जो इसमें नहीं है, तो वो कौन से नहीं है 1, 3, 5। तो ई डैश इज नथिंग बट एस माइनस ई एंड ओ डैश हमारा एस माइनस ओ हो गया। तो अगर सैंपल स्पेस में से हम वो जो इवेंट है उसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये हमारा जो आएगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट आ जाएगा विच इज डिनोटेड बाई ई डैश और ई सी। सिमिलरली ओ डैश एंड ओ सी विल बी व्हाट 2, 4, 6, क्योंकि ये पॉइंट इसमें नहीं है तो ई ओ डैश हमारा जो है वो ई हो गया इस केस में, ई डैश हमारा इस केस में ओ हो गया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमारी क्या होगी कि जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं उनको अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर दें तो हमारे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। अब अगर हम वही पुराना वाला एग्जाम्पल कंसीडर करें कि जिसमें हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें हमारा सिंपल स्पेस क्या था 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इवन नंबर आने वाला इवेंट अगर हम ई से डिनोट करें तो हमारा ये क्या था 2, 4, 6। ये हमारा इस वाले सैंपल स्पेस का
तो इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी जो है दैट एन इवन नंबर विल कम व्हेन वी टॉस ए डाइस, वो हमारी कितनी होगी, वो हमारी कैसे निकलेगी कि भाई इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें हमारे 3 सैंपल पॉइंट्स हैं और ये सैंपल स्पेस में हमारे 6 पॉइंट्स हैं, तो हमारी एन ई कितना हो गया, उसकी वैल्यू 3 हो गई और एन एस हमारा कितना हो गया, वो 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी एक इवन नंबर आएगा वो हाफ होगी, विच इज ऑब्वियस एंड इंट्यूटिव एज वेल कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी हमारी हाफ होगी। बट हमने इसको जो सॉल्व किया है वो सेट थ्योरी और सैंपल स्पेस इन कॉन्सेप्ट से किया है, क्योंकि आगे जाके हमें कभी भी एक सिंपल प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी होती है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स और उसमें थोड़ी क्या कहते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो अगर वो हम इस तरह से करें कि हम सबसेट वाले मेथड से करें तो हमारे लिए वो चीज आसान होती है, समझने में भी आसान होती है और करने में भी आसान होती है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर हम देखें तो उसमें सीधा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, इस टॉपिक पे कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी की ऑफ एन इवेंट किस रेंज में होती है, तो ये 0 से 1 में होगी। क्यों होगी, क्योंकि भाई पी ई हमारी क्या है, एन ई अपॉन एन एस, और एन ई हमारा सबसेट है, जो ई हमारा सबसेट है एस का, तो उसके जो एलिमेंट है वो एस से हमारे हमेशा कम होंगे। तो एन ई हमेशा हमारा क्या होगा, एन ई जो है ये हमारा हमेशा लेस देन इक्वल टू एन एस होगा। इक्वल टू, अगर एन ई अपॉन एन ई हमारा हमेशा एन एस से लेस या इक्वल टू है, इक्वल टू मतलब व्हेन की जब ई और एस हमारे सेम है तब हमारा ये सेम हो जाएगा, इक्वल टू वाला आ जाएगी। तो हमारा इसका क्या मतलब हुआ, इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि भाई एन ई अपॉन एन एस ये हमारा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये हो गया, और क्योंकि इवेंट्स जो है ये हमेशा हमारे सब नंबर होगा 1 2 3, क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स हैं और सैंपल पॉइंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हमारा हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, और नेचुरल नंबर होगा, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इट मे बी वेरी स्मॉल डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, but otherwise n e upon ns, that is probability of e, will be between 0 to 1, and 0 ये 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी 0 कब होगी, जब इवेंट हमारा इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इवेंट या हमारा इसी वाले केस में जो हमने आपको बताया था कि जो नंबर ऑड भी हो या इवन भी हो, अगर हम इस तरह से इवेंट को डिस्क्राइब करेंगे और एक डाई को टॉस करेंगे और कहेंगे कि वो वाले आउटकम जो कि ऑड भी है और इवन भी है, तो कैन डू इसमें हमारा ई में क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, सो दिस विल बी नल सेट। तो नल सेट अगर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, पी ई हमारी कितनी हो गई, पी ई हमारी 0 अपॉन एंड जो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं दैट इज एन एस, तो ये हमारा 0 हो गया। अगर हम इस तरह से करें कि भाई 1 to 6 के बीच में कोई एलिमेंट आएगा तो हमारे इसमें सारे जो आउटकम्स हैं वो कवर्ड हो जाएंगे, तो हमारा ई जो है वो उस केस में ई विल बी इक्वल टू द सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, तो ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। अगर एन ई हमारा एन एस के बराबर है तो ये वाली प्रोबेबिलिटी इस केस में, दैट इज श्योर इवेंट के केस में, हमारी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अब नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट है कि अगर ए जो है, दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, एंड ए हमारा सबसेट है बी का, तो अगर ए हमारा सबसेट है बी का तो ये कह रहा है कि पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। ये हमारा किस तरह से निकल के आया कि भाई एन ए, अगर ए हमारा सबसेट है बी का तो एन ए हमारा क्या हो गया, एन ए हमारा एन बी से कम होगा या इक्वल होगा। तो अगर हम इन दोनों साइड को एन एस से डिवाइड कर दें तो हमारा रिजल्ट आ गया कि ये वाला एन एस से डिवाइड कर दिया तो ये ऊपर वाले साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई, ये लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई। तो ये हमारा
क्योंकि इससे लेस है तो और इक्वल टू हो सकता है, लेस देन इक्वल टू है, तो पी ए हमारी लेस देन पी बी के हो गई। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पी ए प्लस पी ए बार ये हमारा इक्वल होगा। पी ए बार हमने आपको भी क्या बताया था, या ए बार हमने क्या कैसे डिफाइन किया था, अगर एक कोई इवेंट है तो ए बार या ए डैश या इसको हम ए सी भी कहते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एस माइनस ए सैंपल स्पेस में से हमने ए के एलिमेंट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो निकल के आता है वो ए डैश ए सी या ए बार हम इसे कहते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, अगर एस में हमारे 10 एलिमेंट हैं और ए में हमारे 4 एलिमेंट हैं, तो एस माइनस ए में तो हमारे 6 एलिमेंट हो गए ना। तो हमारी अगर ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, पी ए की अगर हमारी 4/10 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 10 माइनस एस माइनस ए वाले में कितने एलिमेंट होंगे, हमारे 6 एलिमेंट होंगे, तो 6/10 हो गया। तो हमारी ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश और ए बार, ये हमारी अगर 6/10 है और ये हमारी 4/10 है, तो हमारे दोनों का सम हमारा क्या हो गया, 1 आ गया। तो ये किसी भी इवेंट के लिए ट्रू होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के होने की और प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना होने की वो हमारी हमेशा 1 के इक्वल होती है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी से इवेंट ए है वो प्रोबेबिलिटी m/n, तो पी ए अगर हमारी दी हुई है कि इट इज m/n, तो इसका मतलब पी ए बार हमारा कितना हो गया, 1 माइनस पी ए। तो पी ए बार हमारा अगर हम लिखें तो वो हमारा हो गया पी ए बार, ये हमारा हो गया 1 माइनस पी ए, जो कि हमारा क्या दिया हुआ है, 1 माइनस m/n। तो ये कितना हो गया, n माइनस m/n, ये पी हमारी वैल्यू आ गई पी ए बार की। और अब हमारा हम नई और प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स इन फेवर ऑफ ए। तो ये हमारी है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो ये हमारा क्या हो गया, पी ए हमारा क्या था, m/n था, और ये हमारा कितना है, n माइनस m/n। तो कितना हो गया ये प्रोबेबिलिटी हमारी, m/n माइनस m। तो हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल ये याद करने की जरूरत है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स इन फेवर ऑफ ए इज नथिंग बट पी ए अपॉन पी ए बार। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स अगेंस्ट ए, इट इज पी ए बार अपॉन पी ए। पी ए बार हमारा कितना था, पी ए बार था n माइनस m/n, और पी ए था हमारा m/n, तो ये कितना हो गया, n माइनस m/n। तो इसमें भी हमें केवल ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए इज इट मींस कि पी ए अपॉन पी ए बार, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड्स अगेंस्ट ए इज रिवर्स ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। तो वो हमारा n माइनस m/m हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो ये एडिशन थ्योरम हमारी क्या हुई कि अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, या इसको दो तरह से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए जैसे ये हमारा ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमारी इसमें क्या होगी, तो हमारी प्रोबेबिलिटी और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी। अब हमारे ए और बी तो सेट्स है ना, तो उसमें हम क्या करें कि अगर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एन ए यूनियन बी निकाल लें, और एन ए यूनियन बी हमारा क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो वो प्रोबेबिलिटी जो हमारा ये इक्वेशन है, इसको अगर हम एन एस से डिवाइड कर देंगे तो हमारी किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर हमारा, जैसे हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि दो सेट्स हैं, उनमें
एन ए यूनियन बी हमारा क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने पढ़ा था। अब इस इक्वेशन में हर जगह हम एन एस से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये जो n है उसकी जगह हर जगह प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अगर हम इस तरह से इसको कर दें तो हमारा क्या हो गया, एन ए यूनियन बी अपॉन एन एस क्या हो गया, p, जहां जहां ऊपर n है वहां वहां हमारा p हो गया। तो p a यूनियन b इज इक्वल टू p a प्लस p b माइनस p a इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी को हम और कैसे लिखते हैं, हम इसको बोलते हैं ए और बी, कि आइदर ए हो या बी हो हमारा। तो ए और बी में तो दोनों भी आ गए ना, कि जब दोनों हो रहे हैं तो हमारे वो भी केस कवर हो गया। तो पी ए और बी को हम एक तो पी ए यूनियन बी लिखते हैं या एक पी ए प्लस बी, ये हम लिखते हैं। और जो पी ए इंटरसेक्शन बी है इसको हम पी ए बी से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारे नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में जो कई बार आपका जो रूटीन नोटेशन है उनको ना यूज करके हम डिफरेंट नोटेशंस एग्जाम में दिए होते हैं, तो इसलिए हमें सारे नोटेशंस पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या हमारा मतलब हुआ कि अगर हमें कोई दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, ए एंड बी, ये हमारे दो इवेंट्स हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है देन यू आर वेरी लकी कि आपने एक सीधे फार्मूला में वैल्यू उठा के रखी और आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जस्ट ये फ्री के मार्क्स हैं अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। अगर अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को भी इसी से लिख सकते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पी ए ऑब्लिक बी, पी ए डिवाइडेड बाई बी, और पी ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड मल्टीप्लाइड बाई पी बी। तो ये हमारी जो है इसकी ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी के। सिमिलरली पी ए इंटरसेक्शन, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके बराबर होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा पी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, पी बी अंडर द कंडीशन दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड मल्टीप्लाइड बाय पी ए। तो ये हमारा दो इक्वेशन आ गई, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फार्मूला भी कहलाता है। इससे हम दो जो हमारे इवेंट्स हैं उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है कि दोनों होंगे वो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं अगर हमें उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसमें पता हो तो। तो विद दिस आवर लेक्चर ऑन रिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनडीए कम्स टू एन एंड। हमने इसमें प्रोबेबिलिटी को बस टच किया है, बेसिक टर्म्स बताए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज किया है, और उससे ज़्यादा जो थ्योरी होगी वो हम आपको ट्रिक्स वाले लेक्चर में बताएंगे, जहां पर हम इसको प्रॉब्लम्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे, प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। दिस वाज जस्ट ए वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ रिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनडीए। इसके नोट्स आपको exam.com/12873 पर मिल जाएंगे। थैंक यू।